तंगदस्ती अगर न हो सालिक, तंगदस्ती अगर न हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे वायरल डिजीज़, जिसमें हमारे पास जो है वो हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी होती है। आया ये वो बीमारी है जो किसी वायरस के लगने की वजह से होती है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उस पर जो है वो हमारी एक अच्छी गुफ्तगू होगी। और उस गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर जहांज़ेब अरशद, जो कि माशाल्लाह से जिन्ना हॉस्पिटल के क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में 15 ईयर से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि फेडरल सर्विसेज कमीशन का जो है वो एक एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद जो है वो अभी वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें जो है वो वायरल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन किस तरह से की जाए, अगर हम वहाँ पे टेस्ट करवाते हैं JPMC में कोई, तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस पर उस पर जो है ना वो बात कर जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर मोहतम, थैंक यू वेरी मच। सर प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में आपको खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो हेपाटाइटिस बी और सी क्या बीमारी है, आसान अल्फाज में इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है जो आज आपने मतलब कि सिलेक्ट किया है, एक आम मतलब कि जो पॉपुलेशन को बताने के लिए। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हैं, उसमें वायरल डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरल डिजीज़ है और बड़ी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैथोजेनिक हो सकती है। और जब किसी को हो जाए तो मतलब कि एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन आप मतलब कि डेवलप कर सकती है अगर उसकी हमने बाकायदा तरीके से डिटेक्ट ना करें, उसको मतलब कि डायग्नोज ना करें और उसको ट्रीट ना करें। तो हेपेटाइटिस बी और सी एक वायरस है, हेपेटाइटिस बी जो कि DNA वायरस होता है और हेपेटाइटिस सी एक RNA वायरस है जो कि मुख्तलिफ को फैक्टर्स होते हैं इसके ट्रांसमिशन के, जो कि ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करता है। और हर किस्म की एज मतलब कि न्यू नेट से लेके ओल्डर एज तक 60 साल 70 साल 80 साल तक की उम्र के लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो पाकिस्तान एक मतलब कि एक ऐसा कंट्री है जो कि दुनिया में इस वक्त मतलब हम लोग इसका शिकार हैं और खासी बड़ी परसेंटेज हमारे मुल्क के अंदर इसकी पाई जाती है। अच्छा सर, इस पर अगर मैं बात करूं तो ये जो वायरस है हेपाटाइटिस बी और सी का, ये किस तरह से एक बंदे को इफेक्ट करता है और कहां से उसको जो है ना ये वायरस लगता है? डॉक्टर मखदूम, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल और बहुत ही ज़रूरी सवाल जो कि सबको पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें इसकी रीजंस हैं फैलने की, वो सब वजूहात हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। इसकी कुछ जो मेजर रीजंस हैं, एक तो ये है कि सर्जिकल ट्रांसमिशंस, कि मतलब कि आप दांत निकलवाने गए हैं और उस मतलब कि किसी भी जो वर्कर था वहाँ पे, हेल्थ केयर वर्कर, मेडिकल डॉक्टर जो था या डेंटिस्ट था मतलब कि वहां कोई पे। डेंटिस्ट था, तो वो जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, इफ़ दैट इज़ नॉट स्टीरिलाइज्ड, तो अगर कोई वो कंटामिनेट हुआ तो वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। आप मतलब कि कोई भी सिरिंज यूज़ हो रही है, अगर वो पहले यूज़ हो चुकी है तो इस दोबारा उसको यूज़ कर लिया गया है, वो कंटेमिनेट हुई, तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए WHO और मतलब कि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अब आपको स्टीराइल एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, सिरिंजेस का इस्तेमाल रीयूज़ नहीं करना। और इसके अलावा ब्लड स्क्रीनिंग अगर प्रॉपर ना हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप जो खून का इंतकाल करवाते हैं, गायनी में करवा रहे हैं, बिल्कुल। ऑपरेशंस में करवा रहे हैं, आपका मतलब कि आपके खून की कमी की शिकायत होगी, आप थैलेसीमिया में लगवा रहे हैं, तो ये एक मेजर रीजंस होते हैं कि खून जो प्रॉपर तौर पे स्क्रीन नहीं किया गया, उसकी प्रॉपर तौर पे आपने टेस्टिंग नहीं की हेपेटाइटिस बी सी की, तो अगर उसमें वो वायरस पाया गया तो वो जिसको भी उसका खून का कंपोनेंट लगेगा, चाहे वाइट खून जो कि FFP होता है, आपका रेड ब्लड सेल, पैक सेल्स, आपके प्लेटलेट्स और इसके अलावा क्रायोप्रेसिपिटेट्स, आप जेल्स डिफरेंट टाइप की जो ब्लड से बनाई जाती हैं, तो अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड से बनाई गई तो वो ब्लड जिसको भी जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। मतलब कोई ऐसी बात कि जिस भी तरीके से कोई ऐसी चीज आपके खून में जा रही है या आपकी बॉडी में अंदर जा रही है, जैसे सिरिंज की सर ने बात की, ब्लड की बात की, ऐसी चीज, तो वो जाने के बाद अगर उसमें कोई वायरस है या उसमें कोई चीज है तो वो आपको जो है ना वो हेपेटाइटिस हाँ, बी या सी और कॉज करवा सकती इसके है। अलावा जो और वजूहत हो सकती हैं, यूज काफ़ी सारी रीजंस हैं, मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अगर मतलब कि सेफ सेक्स जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन मोड को यूज़ ना किया जाए तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू आपका हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा आप पियर्सिंग करवाते हैं, मतलब कान बनवाना, नाक बनवाना और मतलब कि छेद करवाना, टैटूज बनवाना, अब वो जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अगर वो स्टेराइल नहीं है,
वो पहले किसी ऐसे मरीज के ऊपर या किसी क्लाइंट के ऊपर यूज किया गया है जो कि हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार था, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और इसके अलावा खतना करवाया जाए, मतलब के सर्कमस्टेंस करवाई जाती है, तो वो एक सर्कमसिजन जो करवाई जाती है, तो वो उसके थ्रू भी आपका जो है ना, और नाई के पास अगर हम गए और वहाँ पे बाल नाई के पास आप गए, आपने शेविंग सर्विसेज उससे ली हैं, उसने वो जो फटकरी यूज की है, अगर वो पहले किसी ऐसे क्लाइंट पे यूज की है जो हेपेटाइटिस बी सी का था, एक माइन्यूट ब्लड ही होता है ना, और उसके ऊपर लगा रह गया, एलएम को तो यूज नहीं, वॉश नहीं कर रहे हैं वो, इससे ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आपको ब्लड निकल रहा है स्किन पे किसी पेशेंट को, और वो हेपेटाइटिस बी और सी का पेशेंट है, और उसकी कॉम्ब आपने यूज कर ली, तो वो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट अच्छा, तो सर पाकिस्तान की अगर मैं सूरत हाल का मतलब आपसे पूछूं, तो आज हम हेपेटाइटिस बी और सी के इस मामले में कहाँ पर खड़े हुए हैं? वैक्सीनेशन का हमारा क्या अमल जो है वो है, लोग उस पर कितना अमल करते हैं? या जेपीएमसी में माशाल्लाह से आप जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की एक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो रोज कितने हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स को आप देखते हैं कि जिनका पॉजिटिव आता है? देखिए, जहाँ तक पहला सवाल आपने किया कि पाकिस्तान की क्या स्टेटस है हेपेटाइटिस बी और सी में, अनफॉर्चुनेटली वी आर एट द बैक, बहुत ही पीछे हैं हम लोग। मतलब पीछे किस लिए कि हमारी सर्विलेंस जो है ना, एक तो वीक है, मगर वीक होने के बावजूद भी हमारी जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया में इस वक्त हम टॉप की फहरिस्त के अंदर इस वक्त हम आ रहे हैं, हेपेटाइटिस बी और सी जो कि हमारा फैला हुआ है। वाइल हेपेटाइटिस बी सी मतलब कि वैक्सीनेशन की आपने बात की, देयर इज नो वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी, सिर्फ आपने प्रिकॉशन ही लेनी है उसके लिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन आपके पास अवेलेबल है, जो कि सबको करवानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं डिफरेंट सेमिनार्स में जाता हूँ, स्टूडेंट्स से बात करते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, हेल्थ केयर वर्कर से बात करते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो कि हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड है। तो मतलब कि जो पेशेंट को डील कर रहे हैं आप, तो जो आप कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो यू आर ससेप्टेबल, यू कैन गेट द इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन आपको बचा देती है। तो वैक्सीनेशन वाइल गवर्नमेंट ऑफ सिंध काफ़ी काम कर तो रही है, कोशिश भी कर रही है, मगर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सर्विसेज को यूज़ करें और वैक्सीनेशन के अमल को लाजमी दें। जेपीएमसी में रोज़ाना तकरीबन 300 to 400 पेशेंट जो है ना स्क्रीन हो रहे हैं वहाँ पर। तो अब आपको मैं अगर स्टेटस बताऊँ, जैसे कि पहले सवाल आपका था कि पाकिस्तान की क्या स्टेटस है, पाकिस्तान तो लीडिंग फहरिस्त में आ रहा है दुनिया में। तो जेपीएमसी में इस वक्त हेपेटाइटिस बी और सी का जो स्टेटस है वो 300 से 400 है, और प्रेवलेंस जो है ना हेपेटाइटिस बी की 3% से ऊपर है और हेपेटाइटिस सी की 10% से ऊपर है। तो आप देखें कि 10% का मतलब है 100 में से 10 पेशेंट ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं। तो मतलब ये वही लोग हैं जो कम्युनिटी में रहते हैं, ये वही लोग हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, ये वही लोग हैं जिनसे आपके साथ लाइफस्टाइल गुजारनी होती है। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान को बचना है, पाकिस्तान के लोगों को अपने ख्याल रखना है, पाकिस्तान से लोगों को पता हो कि इन्फेक्शन फैलता कैसे है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है, इन्फेक्शन को कंटेन कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट आ जाते हैं, जब आते हैं जब अच्छी खासी हालत ख़राब हो जाती है। रूटीन स्क्रीनिंग का कोई मतलब कि कल्चर नहीं है। जब बीमार होते हैं तो जब आगे अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, पता चलता है कि योर लिवर हैज़ बीन इन्फेक्टेड, आपका लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, अल्ट्रासाउंड बता रहा है जी बहुत डिकम्पनसेशन हो चुकी है, आपका लिवर जो है ना सही तरह काम नहीं कर रहा है। ये वो स्टेज है जो कि सालों के बाद डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो दिस अच्छा इज सर, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि जिना में जैसे आपने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट माशाल्लाह से मौजूद हैं और आप वहाँ पे उस चीज़ को भी जो है वो देख रहे हैं, तो अगर शुरुआती तौर पर एक बंदा है, उसको पता नहीं है कि उसको हेपेटाइटिस है या नहीं है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो चाहे वो हेपेटाइटिस सी हो, तो उसके लिए जिना में कौन कौन से टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं? आया वो मुफ्त में किए जाते हैं या उनके भी कुछ जो है वो चार्जेस लिए जाते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि देखिए हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ अकसाम है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस ई। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसी हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे एक जिस्म में एक मुदाफ़ती निज़ाम बना हुआ है कि वो सेल्फ मतलब के ख़त्म हो जाते हैं। सेल्फ मतलब कि उसकी मतलब के ख़त्म होने का एक मतलब के प्रोसीजर है, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई है जो कि मतलब कि एक स्टूल के थ्रू हो रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू हो रहा है, वो सेल्फ मतलब उसकी एक प्रॉपर टाइम के बाद वो खत्म हो के बाद उसमें जो है ना वो होता है। यस, फूड बॉर्न इलनेस की वजह से ही होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना जेपीएमसी में इस वक्त हम कर रहे हैं, और एक थोड़ी सी एक एनजीओ के ताउन से मतलब कि थोड़ी नॉमिनल चार्जेस के साथ कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है,
तो वी हैव टू मतलब कि तो बहुत सर इनिशियली पेशेंट कौन कौन से जो है वो टेस्ट करवाते हैं जनाब, में कौन कौन से मतलब अवेलेबल हैं वेल बेसिक स्क्रीनिंग के लिए से मतलब? गाइडलाइंस से कि आपको मतलब कि एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए, मतलब जिस तरह फॉरेन में पॉलिसीज बनी हुई हैं, आपकी हेल्थ पॉलिसी तो ऐसी होनी चाहिए कि 8 महीने 1 साल में आपको कम से कम अपना एक थॉरो चेकअप होना चाहिए। वेल जब हमारे पास जेपीएमसी में पेशेंट्स आते हैं तो अमूमन उन पेशेंट का बीसी और हम हेपेटाइटिस बी और सी का बहरहाल टेस्ट सर हमारी परफॉर्म यहाँ कर रहे पे होते हैं। गुफ्तगू जारी है, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन हमारी गुफ्तगू चल रही थी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस पर, और उस पर जो है ना वो ब्रेक पर जाने से पहले हम जो है वो बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि स्क्रीनिंग के लिए आप लोगों को ज़रूर कराने चाहिए, और आया वो जिना हॉस्पिटल में होते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या उसके भी कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो सर जहाँ से वही वाला मेरा जो है वो सवाल है कि अगर जेपीएमसी में या कहीं पर भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास, या अगर वो खुद भी कराना चाहे, तो हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग के लिए उसको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? अगर वो जिना अस्पताल में आता है तो उसके जो है वो चार्जेस भी लिए जाते हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है? वेल बेसिकली आपको हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करवानी है पहले। तो जैसे कि प्राइवेटली अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कॉस्टली है, 4 से 5 हज़ार रुपये वो चार्ज कर रहे होते हैं। हमारे पास तो मतलब गवर्नमेंट भी फंड कर रही होती है, उसमें एक एनजीओ के थ्रू भी हम काम कर रहे होते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी बाय एलाइजा मेथड, बाय CLIA मेथड हमें करवाना ही करवाना है। जब हमें स्क्रीनिंग पता चल जाएगी उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट का मरहला और मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट उसकी बात होगी। तो सबसे पहले तो हमने प्रेवलेंस चेक करनी कि उसको है या नहीं है। तो वेल तो जेपीएमसी में आप आए और मतलब के पेशेंट ऑलरेडी दिस इज नॉट इन्विटेशन कि आप लाजमी आए जेपीएमसी आए, तो मगर लाजमी करवाएं, स्क्रीन कहीं से भी जरूर करवाएं, कराएं, स्क्रीनिंग और उसमें लाजमी जो है वो करवाएं आपके पास कि हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन का एक टेस्ट होता है और हमारे पास एक एंटी HCV का टेस्ट होता है, वो लाजमी कराएं। उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आया आपको हेपेटाइटिस बी या सी है। अच्छा सर, अगर टेस्ट आपके पास या कहीं पे भी एक जो है ना वो पेशेंट ने करवाया और उसको ये है कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई चीज है, तो अगला फिर जो है वो क्या प्रोसीजर होता है डायग्नोसिस वेल का? बहुत अहम सवाल है कि अमूमन लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया, सरफेस एंटीजन या एंटी HCV पॉजिटिव आ गया। तो इस परेशान नहीं होना है, इसके फर्दर इसको डॉक्टर से बिल्कुल। मिलें, अपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट एडवाइस करेगा। वो होता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो क्वालिटेटिव वो क्वांटिटेटिव परफॉर्म करते हैं सो दैट हमें पता चले कि उसका वायरल लोड कितना है। वायरल लोड के बेस के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट होती है। और काफ़ी सारे पेशेंट जो है ना, जो कि एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रहे होते हैं, वो PCR पे नेगेटिव हो जाते हैं, नॉन डिटेक्टेड हो जाते हैं, तो उनका यहाँ बिलो डिटेक्शन लिमिट हो जाती है, तो उनकी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डोंट बी मतलब कि अफ्रेड मत हो, डरे मत। डरे नहीं, बिल्कुल। और मतलब कि अपने डॉक्टर से लाजमी कायम, जिसने टेस्ट लिख कर दिया है कि ये टेस्ट करवा कर लाए हैं, गायनी की डॉक्टर हो या सर्जरी का डॉक्टर हो या मेडिकल डॉक्टर हो आपका, तो उसको आपने फॉलो अप लाजमी देना है बिल्कुल। कि मेरे ये रिजल्ट्स आए हैं, तो उसने डिसाइड करना है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना है, सेल्फ मिथ्स क्रिएट नहीं करने हैं, मतलब कि सेल्फ ही प्रिकॉशन लेने स्टार्ट नहीं कर देनी है, सेल्फ ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है। तो ये तो PCR इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट जो कि हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग के बाद आपको करवाया सर आप जाता है। माशाल्लाह से 15 साल से काम कर रहे हैं जेपीएमसी के इस लेबोरेटरी में, तो हर साल आपने क्या देखा कि पाकिस्तान में जो एक सिचुएशन है हेपेटाइटिस बी और सी की, वो इंक्रीज हो रही है, वो केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, या मतलब हम बाकी दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं? वेल सर थैंक यू वेरी मच। ये वो सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इसका जवाब दिया जाए। वो ये कि आई ज्वाइन माई JPMC इन 2010 आफ्टर पासिंग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। वेल उस वक्त जब हम हेपेटाइटिस बी और सी परफॉर्म करते थे, जब मेरी लैब में टेस्ट आते थे, उस वक्त तकरीबन 40 या 50 टेस्ट एक दिन में आते थे आपके, ठीक है। और आजकल, और उस वक्त भी आपके कराची की आबादी तकरीबन 1 करोड़ या 1.5 करोड़ आबादी होगी। उस वक्त भी आपके 3 बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कराची में मौजूद थे। और आज आपकी आबादी तकरीबन अराउंड अबाउट 4 करोड़ तक आपकी सिंध की आबादी है, जो कराची की आबादी है। तो आज भी आपके वही बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो गरीब मरीज तो आपके इधर ही आ रहे हैं ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे पास इस वक्त जो प्रेवलेंस है, तो पेशेंट की स्क्रीनिंग की जो स्ट्रेंथ है वो 350 तक पर डे है, जो पहले 50 थी। तो जाहिर है प्रेवलेंस भी बढ़ी है। तो वेल ट्रेंड्स मेरे बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी आबादी बढ़ रही है,
मेरा लोड बढ़ रहा है तो मेरा हेपेटाइटिस बी जो है ना, मैंने आपको अपनी स्टडी बताई है कि मोर देन 4% की है, 3.5 to 4, मतलब पहले से सिचुएशन बिगड़ती हुई चली जा रही है। एग्जैक्टली। तो वो क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हेपेटाइटिस सी भी आपका देखें, पहले 6%, 6.5% रिपोर्ट होता था, अब आपका 10% से ज़्यादा है आपकी जो अब लोकल पॉपुलेशन आपकी जेपीएमसी में आ रही है। तो ये एक वो फैक्टर है जो कि मतलब कि अलार्मिंग है, उसको आपको देखना है कि क्या रीजंस है। तो रीजंस की अगर हम बात करें तो पहले भी बात हुई है कि मतलब कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंदर। तो अब हेल्थ केयर कमीशन इस पर बहुत काम कर रहा है कि मतलब कि ट्रांसमिशन देखिए, अब एक शख्स से दूसरे शख्स में जो वायरस जा रहा है वो कोई ना कोई वजह तो है ना। बिल्कुल। तो मेजर फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया। आप मतलब ब्लड स्क्रीनिंग को प्रॉपर करें, आप कंटेमिनेटेड ब्लड मतलब कि ट्रांसफ्यूज ना करें, सर्जिकल को स्टेराइल करें, सर्जिकल इक्विपमेंट्स प्रॉपर यूज करें, गैर मुस्तनद अफराद से मतलब कि अपने ट्रीटमेंट को ज़रा एहतियात करें, मतलब कि एक बेहतर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं जो कि हर बंदे का बुनियादी हक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दैट्स वाई मतलब कि अनफॉर्चुनेटली मतलब कि वो हक जब नहीं मिल पाएगा तो लोग आसानी ढूंढते हैं। इलाज की तरसील, इलाज की एक्सेस हर बंदे को नहीं है। तो कुछ मतलब के चीज़ें हैं जो कि इसको गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है, हमें खुद भी थोड़ा सा एक्टिवेट होना है, और मतलब के कैसे मतलब कम सर चीज़ों को यहाँ ठीक पे कर सकते हैं। लोगों के कुछ ऐसे सवालात होते हैं, या फिर आया वो हकीकत की बुनियाद पर हैं, या फिर उनकी कोई मिथ्स या फिर अजम्पशन है कि अक्सर वो कहते हैं कि जैसे जिना अस्पताल है या कोई भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर जब हम टेस्ट करवा के जाते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी पर हमेशा एक सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में अहम सवाल भी है कि जो आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जेपीएमसी में अगर आकर कोई हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का जो है वो टेस्ट करवाता है तो उसमें या वो पॉजिटिव आ रहा है या वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी पर आम लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि उसकी कितना वो रिलायबल है? आया मजीद उनको कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि दोबारा से जाके वो किसी महंगे लेबॉर्ट्री से जो है ना वो टेस्ट कराएं अगर वो पॉजिटिव आता है तो? देखिए, सिर्फ जिना अस्पताल की बात नहीं करें, दुनिया में जितनी भी लैब्स काम कर रही हैं, दुनिया में कराची में भी बहुत अच्छी अच्छी लैब्स काम कर रही हैं, दुनिया में, पाकिस्तान में, यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, यूएसए, जो प्री एनालिटिकल एरर्स है ना वो 73% है। 73% WHO कहता है। और देयर आर चांस कि मतलब कि आपके एरर्स हो जाएं। अब वो मतलब कि एक होता है इंटेंशनली एरर्स नहीं होते, मतलब कि जब आपका पेशेंट एवरेज बढ़ता है और आपका स्टाफ कम है तो वहाँ पे एक छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, उसकी वजह से मतलब सैंपल का मतलब के थोड़ा सा मतलब के उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। मगर जेपीएमसी में जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, मशीनरी की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो दिस देयर इज नो डाउट वी आर डूइंग एट आवर बेस्ट। और बेहतरीन टाइप की इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ हो रही है, बेहतरीन टाइप की किट्स यूज़ हो रही है, बेहतरीन टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गिव द रिजल्ट्स। और ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। फिर भी मैंने आपको WHO की स्टेटमेंट दे दिया 73% एरर, जो कि हर लेबॉर्ट्री मतलब के इसमें हो सकता है। मतलब कि ये नहीं, मगर इंटेंशनली जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है ऐसा। तो बट जहाँ तक बात है क्वालिटी की, तो क्वालिटी के ऊपर मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंटेशन पे और फैसिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हमारा आम बंदा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग कराने से डरता है, या अपनी लापरवाही की वजह से वो क्यों नहीं करा पाता? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो उसको इस बात पे मजबूर करते हैं? सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, मतलब कि आपके, आप देखिए ना, आई एम आल्सो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब कि अब आपकी तनख्वाह जो है वो आती है मगर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपको मतलब कि मैंडेटरी जो मतलब कि आपकी हेल्थ का प्रोग्राम है वो हम इसलिए मतलब कि जा नहीं पाते वहाँ पे क्योंकि आपको एक्सेस नहीं हो पाती। जेपीएमसी की बात की है, वही लैब है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि 2010 में था जब 1 करोड़ आबादी थी कराची की, अब आपकी 3 करोड़ से ऊपर आबादी है। तो पेशेंट तो आपके बढ़ गए हैं ना, तो दैट्स वाई पीपल जो ना अफ्रेड हो जाते हैं एक तो जाने से, और हम जब जाते हैं जब आप बीमार हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा जो ही है। जीएचएसए का जो मैंडेट है वो पीडीआर है, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड रिस्पांस। हम तो प्रिवेंशन पे अगर हम बात कर लेना, डिटेक्शन पे बाद में आएंगे। हमारी लैब जो काम कर रही है वो डिटेक्शन पे कर रही है। तो प्रिवेंशन तो आपकी जो ये जो आपके दूसरे फैक्टर्स हैं उन पे काम आपको बहुत ज़रूरी है कि मतलब के जो फैक्टर्स हैं मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन, और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हैं, और इसके अलावा पियर्सिंग्स हैं और टैटूइंग है, दीज आर द मेजर फैक्टर्स। मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आप देखें ना, एक बंदा अगर ब्लड देता है
कि मैं किसी भी हिट मतलब कि बहुत ही फॉर्मली सी बात कर रहा हूँ, एक बंदे का ब्लड जो ना 8 लोगों को लगाया जा सकता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाकर उसके ना 8 टाइप के कंपोनेंट्स, फैक्टर्स बन रहे हैं, FFP बन रहा है, प्लाज्माफेरेसिस बन रहा है, पैक सेल बन रहा है, होल ब्लड बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहा है। अब आप ये बताएं, जब आप उसके वो ब्लड कंपोनेंट्स अगर वो इन्फेक्टेड हुआ तो 8 बंदों को लगाया, तो इसका मतलब 8 लोगों को आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया। ऐसा ही है। तो माई मैसेज मतलब कि मैं तो अपनी फैमिली को भी ये बात कहता हूँ कि वी शुड ट्राई कि कोशिश करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, ठीक है, अव्वल तो करनी नहीं है, क्योंकि आपने रिस्क आप बढ़ा दिया ना रिस्क। ऐसा ही है। अगर आपकी जो ब्लड बैंक की जो स्क्रीनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी ब्लड बैंक की, तो वो फिर जो अगर लो डिटेक्शन टाइटर को तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो वायरस उसमें मौजूद होगा और आपकी रिपोर्ट होगी नेगेटिव। तो मगर इनफैक्ट उसके लो टाइटर मौजूद है, तो एज ए रिजल्ट वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, 8 लोगों को जाएगा। अगर वो 8 के 8 हस्बैंड हुए या वाइफ्स हुए, उनके स्पाउस में जाएगा, उनके पार्टनर्स में जाएगा, फिर वो लोग प्रेग्नेंट होंगे, औलाद में चला जाएगा। जब वो प्रेग्नेंट होंगी लेडीज तो उनकी औलाद में ट्रांसमिट होगा, तो एज ए वो न्यू बॉर्न जो है हेपेटाइटिस बी या सी के साथ पैदा होते हैं। तो दीज आर द रीजंस कि मतलब कि इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल पाया जाए और मतलब कहते हैं कि सर्जरीज को सेव किया जाए। ये आप बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं, वहाँ तो बहुत काफ़ी अच्छे हालात हैं, मगर जो डे केयर सेंटर्स हैं या मतलब कि गली मोहल्ले के अंदर जो नर्सरीज खुली होती हैं या मतलब जिसके ऊपर डेंटल प्रोसीजर्स हो रहे हैं या मतलब कि जो मतलब दाई वगैरह होती है और केसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जाए। हेल्थ केयर कमीशन इज डूइंग वंडरफुल वर्क, तो फिर भी वो कितना माशाल्लाह से काफी अच्छी बात बताई आपने इसमें। अच्छा, इसमें मेरा जो है वो अगला सवाल ये है कि अगर एक पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस बी और सी है, लेकिन वो अनट्रीटेड है, यानी उसका इलाज कभी हुआ ही नहीं या उसको पता भी नहीं है कि उसको ये चीज़ जो है वो है, तो आया वो आगे चलकर किन किन जो है वो मुश्किलात और पेचीदगियों का, जिसको अगर हमें अपनी ज़ुबान में बोलूँ तो कॉम्प्लिकेशन का बायस बनती है? देखिए, आज के प्रोग्राम का थीम भी है ना साइलेंट किलर्स, साइलेंट मतलब कि साइलेंट एनिमी है ये आपका ना, आपको हमला कर दिया और आपको पता ही नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि अलामात नहीं आ रही है आपको, वायरस आपकी बॉडी में चला गया है। अब हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, एक हेपेटाइटिस के वायरस ने आपके जिगर के सेल को मुतासिर किया, वो जल इन्फ्लेमेशन में चला गया। इन्फ्लेमेशन इसका मतलब है कि अंदर जो वायरस मौजूद है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और मतलब कि मिलियंस ऑफ कॉपीज बना रहा है एक सेल की वजह से, एक वायरस की वजह से। वो सेल फटेगा लिवर का और वो दूसरे ब्लड पे रिलीज होगा, फिर वो दूसरे लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, इसकी वजह से वो डीकम्पनसेशन ऑफ द लिवर हो जाती है। और अमूमन जो डिफरेंट स्टडीज बताती हैं, अक्यूट फेज में आपको पता चल जाता है कि आइज का येलोइश होना है और डिफरेंट फैक्टर या लिवर टेस्ट के थ्रू या मतलब कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके फीवर के थ्रू, आपकी मतलब के आउटकम के थ्रू। मगर अमूमन जो मतलब कि स्टडी कहते हैं 8 से 10 साल लग जाते हैं मुकम्मल लिवर को मतलब कि अपनी वर्किंग सिरोसिस में जाने के लिए, बिल्कुल एससीसी में। बहरहाल नाज़रीन, हमारी यहाँ पे गुफ्तगू जारी है, जुड़े रहें हम हमारे साथ और जो है वो मुलाकात होती है आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि अगर जो है वो कोई ऐसा पेशेंट है जो कि गली मोहल्ले के डेंटल प्रोसीजर्स जो है वो करवा रहा है और वहाँ पर स्टरलाइजेशन और इन्फेक्शन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जा रहा, या फिर इस तरह से कि उसने ऐसी सिरिंज इस्तेमाल कर ली जो पहले हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट को लग गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसी जगह से करा लिया जहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी भी हो सकता है। सर, अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो हमारे पास हेपेटाइटिस बी की जो है वो वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन अक्सर लोगों का भी ये सवाल होता है कि वो कितनी इफेक्टिव है और वो कितनी हद तक एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी होने से जो है वो बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो मतलब कि अब आप देखें ना, आजकल कुछ जॉब्स की पॉलिसीज बनाएगी कि व्हेन यू गेट द जॉब तो वो कहते हैं जाए हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवा कर लाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपकी अगर पॉलिसी मेकर्स अगर एंगेज होंगे, अच्छा हेपेटाइटिस बी और सी वैक्सीन टेस्ट करवा लिए, नेगेटिव आ गया, चलिए जी वैक्सीन भी करवाएं। वैक्सीन जब आप लगाते हैं ना तो फिर आपके एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, आपके इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स आपके एंटीबॉडीज को डेवलप कर रहे हैं, तो फिर उसका टाइटर चेक किया जाता है, ठीक है ना। अमूमन जो 10 ईयर्स तक आपकी वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज है ना रहती हैं, अगर वो आपके पास टाइटर्स मतलब कि फिर आपको करवाए जाते हैं, अगर वो उसका लेवल नीचे हो जाए तो फिर आपको बूस्टर लगवाना होता है। तो मगर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैक्सीन पहले स्क्रीनिंग करवाएं, अगर आप नेगेटिव है तो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं,
लाजमी लेकिन करवाएं, सर लाजमी आज करवाएं। तक हेपेटाइटिस सी की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी के मुकाबले में, लेकिन सवाल ये है कि हेपेटाइटिस सी का आज तक वैक्सीन क्यों नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान में अबाउट 10 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। 1 करोड़ लोग तकरीबन जो है ना हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं। 24 करोड़ हमारी आबादी है, 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी हैं। और आप देखें यही फैक्टर्स हैं जो कि आगे ट्रांसमिट होंगे। वेल, क्यों वैक्सीन नहीं है? वैक्सीन जब आप लगाते हैं ना, इसके अमल को सीखने समझने के लिए ज़रूरी है। इसकी कुछ सीरोटाइप्स होती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ हेपेटाइटिस किस्में होती हैं, सीरोटाइप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब आप वैक्सीन कौन सी सीरोटाइप के खिलाफ लगाएंगे? ए के खिलाफ, बी के खिलाफ, सी के खिलाफ, डी के खिलाफ? तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कि वैक्सीन जब आपको पता ही नहीं कि सीरोटाइप कौन सी आपके इन्फेक्ट हो रही है या आपके एरिया में कौन सी पाई जा रही है, तो दैट्स वाई अभी तक हम इफेक्टिव वैक्सीनेशन जो है ना हेपेटाइटिस सी के लिए बना नहीं पाए हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। ये सिर्फ हम नहीं बना पाए, पूरी दुनिया के अंदर ये मैटर है कि सीरोटाइप मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा इकसाम है, होने की वजह से अक़साम उसका जो है होने वो की नहीं वजह आया। से। हेपेटाइटिस बी की तो एक ही ऑलमोस्ट एक किस्म है, तो आप आसानी से बच जाते हैं। यही मामला HIV के साथ है कि वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के सीरोटाइप्स हैं। आप अभी तक एक इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। तो हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन ना होने की वजह ही यही है कि सीरोटाइप्स मुख्तलिफ अक़साम लेमैन अच्छा लैंग्वेज सर, में तो बात आप करते क्या समझते हैं कि लेबॉर्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, जितने टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जिन पर बर्डन है, जैसे JPMC का इसमें अगर बात करें तो सबसे पहली फहरिस्त में जो नाम आना चाहिए वो है जिना हॉस्पिटल का, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का बर्डन उठा रहे। उनके लोगों की जो है वो जो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ पे काम करें, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसकी वजह से हम अगर अगले प्रोग्राम में बात करें तो ये करें कि हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास जो रेशो है वो कम होना शुरू हुआ है, तो किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? वेल, अगले प्रोग्राम में अगर हम बात करना चाहेंगे कम हो जाए तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वेन एवर एक पॉलिसी इज मेड, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसके आउटकम्स को चेक करना, इट टेक्स टाइम। वेल, तो बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं जब जॉब कर रहा हूँ तो मेरी वहाँ पे की फैक्टर्स क्या होने चाहिए? देखिए, वो जो 10% हेपेटाइटिस सी के सैंपल आए हैं ना, वो 10, लेट्स सपोज 100 में से 10 पेशेंट पॉजिटिव है, 300 मरीज आ गए, तो 30 सैंपल आपके पास पॉजिटिव आ गए। ये मैं बहुत एक आसान सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। उस 30 सैंपल्स की डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होनी चाहिए। वेल, तो जो कि वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, इसको ठीक तरीके से होना चाहिए। सर्जरीज को मतलब कि मजीद स्टेराइल करें, मतलब कि डेंटल प्रोसीजर्स को स्टेराइल करें। अपनी स्क्रीनिंग को, मतलब कि जो किट्स होती हैं, जो लेबॉर्ट्री के मेथड्स होते हैं, एक अच्छे मेथड के ऊपर स्क्रीनिंग करें और उसके बाद जो है ना ब्लड को ट्रांसफ्यूज करें। पहले तो कोशिश करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो। अगर बहुत ही बहुत इमरजेंसी ज़रूरी है है। तो फिर आपको एक बहुत अच्छे मेथड के ऊपर स्क्रीनिंग करके देनी है। तो और दूसरी बात है बिहेवियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको पता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी है, आपको बता दिया जाए, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए, मगर मरीज को लाजमी अगर थोड़ा सा बताया जाए और एतमाद लेके बताया जाए कि आप एक बीमारी से बच सकते हैं। उसके ऊपर मतलब बम भी ना डाला जाए कि आप बीमारी हो गए और आप ख़त्म हो जाएंगे। अमूमन कुछ लोग कर देते हैं ऐसा। तो मरीज़ को आप मतलब एतमाद में लें, उसको बताएं और उसके बाद उसके लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि वही एक बम है जो सोसाइटी में जाएगा और वही बम है जो कि फटेगा। अगर वो एक नाई के पास जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो अपनी शेविंग किट अलग ले लें। वो एक मतलब कि दांत निकालने वाले के पास जा रहा है तो उसको बता दे, अगर वहाँ टेस्ट नहीं करवा रहा है तो, ठीक है ना। अब मतलब कि अपनी वाइफ के पास जा रहा है तो अनलेस अनटिल उसकी ट्रीटमेंट इज कंप्लीट है, प्रिकॉशन ले, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है, एथिक्स की बात है सारी। मुझे पता है कि भाई मुझे कोविड वायरस हो गया या हेपेटाइटिस बी हो गया, तो उसकी ट्रांसमिशन फैक्टर्स क्या है, तो मुझे मास्क लगाना है, मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना है, मुझे सिक्रीशन को ट्रांसफर होने से रोकना है, मेरा स्लाइव है वो किसी और के साथ शेयर ना हो, गिलास के थ्रू या मतलब कि किसी और रूट के थ्रू। तो दीज आर द बेसिक, मतलब कि एक फंडामेंटल, मतलब कि एक अप्रोच होनी चाहिए। आपने सबको एंगेज करना है इसमें। आप सब मेडिकल कम्युनिटी का रोल तो जो होगा वो होगा, मगर इसके साथ साथ और सोसाइटीज इसमें रोल प्ले कर सकती हैं। बहुत जो मेहरबानी सर। मतलब के साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक साइको पे काम करें, सोशल डिपार्टमेंट के लोग काम कर सकते हैं कि वेल बींग्स के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसके ऊपर काम कर सकती है। सोशल मीडिया को आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर में आप दे सकते हैं। अपने कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को आप कोर्स में क्यों नहीं लेके आते इन चीज़ों को आप? बिल्कुल। मतलब कि आप ये तो जाके MBBS लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर लेवल पे जिन चीज़ों को हम प्रिवेंशन पे बात करें, कि इन चीज़ों को आप 7 क्लास, 5 क्लास, 8 क्लास से स्टार्ट कर दें, ताकि लोग एक्सपोज हों। जब वो उनको मेच्योरिटी की पता हो तरफ जाए। जाएं, प्यूबर्टी की तरफ जाएं, तो उनको
उनको अपना पता हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या हो सकता है, मुझे होगा तो पूरी सोसाइटी को माशाल्लाह से सर, कैसे हो बहुत सकता अच्छी है। बात की आपने, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में आए। अगर नाज़रीन आपको मैं मुख्तसरन तौर पर बताऊं कि आज हमारी क्या गुफ्तगू हुई। सबसे पहले हमने बात की कि वायरल इन्फेक्शंस जो कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं वो क्यों होते हैं, उनकी क्या वजूहत होती हैं, बड़े आसान अल्फाज में उसको सर ने बताया। और जाते जाते एक बहुत अच्छा मैसेज हुआ जिस पर मैं भी ज़रूर बात करूँगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि अगर हम चंद रुपए बचाने के चक्कर में सस्ते डेंटल प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये है कि रिस्क हो जाता है कि वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात ना इस्तेमाल कर ले कि आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी ना हो जाए। फिर हम डॉक्टर की फीस को बचाने के चक्कर में आते हैं और हम मेडिकल स्टोर वाले से इंजेक्शन लगवा लेते हैं, करते हैं, लेकिन हम लगवाने से पहले प्रॉपर उसको देखें कि वो आया एक जो है वो पेकिंग में से खोल रहा है नहीं खोल रहा, हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी नाई के पास आप जाते हैं और अपने जो है वो बाल कटवाने के लिए, शेव करवाने के लिए, तो सबसे पहले देखें कि वो कौन सा आलात को इस्तेमाल कर रहा है, आया उसने ब्लेड चेंज किया है नहीं किया, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो है ना वो इसी बात पर आते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये चीज़ आपने करनी है। अव्वल तो ये है कि कोशिश ये की जाए कि जो है ना वो पीर बाबा दम दरूद और तावीज़ के आसरे पर बैठने के बजाय जो है ना वो मरीज़ को बर वक्त जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर को, पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी इतनी पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन डेवलप ही ना हो कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसकी तरफ जो है ना वो लेके जाया सके। लेकिन अगर मजबूरी के तौर पर उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी है तो किसी सस्ते जो है ना वो ब्लड बैंक से और उससे जो है वो ब्लड लेने के बजाय अच्छे ब्लड बैंक से उसका ट्रांसफ्यूजन कराएं। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ब्लड की बूंद भी अगर उसके जो है वो खून में या बॉडी में चली जाए और वो उसको फिर हेपेटाइटिस बी और सी का जो है ना वो करवा दे। और हेपेटाइटिस बी और सी कोई इस तरह से बीमारी नहीं है, मैंने आपको बताया शुरुआती तौर पर भी हमारी बात हुई कि ये साइलेंट किलर है। यानी जब तक पूरा जिगर सुकड़ नहीं जाता, लिवर सिरोसिस नहीं हो जाता, तब तक उसकी अलामात भी जाहिर नहीं होती। और जिगर का सुकड़ जाना मीन्स अब उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही है, उसके बाद कोई दवाई और मेडिसिन पर उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। और उसके फिर क्या है कि पेट में पानी हो जाना, आंखों का पीला हो जाना, स्किन का पीला हो जाना, उल्टी मतली होना, बुखार रहना, और अगर सीवियर कंडीशन होती है तो हेपाटो इंसेफेलोपैथी भी हो जाती है, जिसको हम अपनी बात में कहते हैं कि वो दिमाग पर भी जाके असर करता है। लिहाजा एक छोटी सी गलती जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। एक जिम्मेदार डॉक्टर होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इस पर अमल करें, ताकि आने वाले वक्त में हम भी इस मुआशरे को जो है वो सेहतमंद मुआशरा बनाने में कामयाब हो जाएं। और जाते जाते एक अहम बात और भी है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हेपेटाइटिस बी का जो है वो वैक्सीन दिया जाता है। तो आप वो करें, उसका भी एहतियात करें और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आने वाले वक्त में हम अपने मुआशरे को एक सेहतमंद मुआशरा बनाने में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते एक नई बीमारी पर जो है वो हमारी गुफ्तगू होगी। जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।